चलिए सुनते हैं प्रणय परिधि की कहानी। विमुखता में क्या कोई चुंबकीय शक्ति होती है? शायद हाँ, तभी तो उसका निरंतर मुझे नज़रअंदाज करना मुझे उसकी ओर खींच रहा था। जब दो लोग प्यार में होते हैं तो कुछ भी गलत नहीं होता। पहले वह मेरे प्यार में था तो मेरा क्रोध, मेरी नाराज़गी उसे बुरी नहीं लग रही थी। अब जबकि वो मुझसे विमुख हो चुका था, मेरा मन उसके प्यार में भीग चुका था। वो उसकी नन्ही बूंदों सा चाहती थी मेरे वापस लौटने से पहले बस एक बार वह मुझे नज़र भर कर देख ले, मुझसे बात कर ले। उसकी नज़रों की जुम्बिश मेरे रेगिस्तान जैसे तृप्त हृदय को ठंडक पहुंचा दे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम 6 बजे मेरी दिल्ली के लिए फ्लाइट भी। दोपहर में मैं अटैची में कपड़े रख रही थी। दीदी ने कितनी ही चीज़ें दे दी थी, मम्मी और मेरी साड़ी, पापा की पैंट शर्ट, मिठाई और भी न जाने क्या क्या, जिन्हें मैं बिना देखे बस अटैची में भरे जा रही थी। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी, पता नहीं राहुल आएगा या नहीं, मैं उससे मिल पाऊंगी या नहीं। तभी जीजू कमरे में आकर बोले, मीनू राहुल को फ़ोन करो, अभी तक आया क्यों नहीं? पता है अन्नू जा रही है, फिर भी लापरवाही की हद है। अरे बिजी होगा, आ जाएगा, घर नहीं तो एयरपोर्ट पर तो अवश्य आएगा। तुम्हारी यह प्रॉब्लम है मीनू, उसकी गलती में भी उसी की साइड लेती हो। मेरा मन न जाने कैसा कैसा हो आया। एयरपोर्ट पहुंचकर मेरी नज़रें उसे तलाशती रही। मन में कितना कुछ उमड़ घुमड़ रहा था, जो आंखों के रास्ते नमी बनकर बह जाना चाहता था। मेरी बेचैनी को भाप दीदी बोली, इतना परेशान क्यों हो रही है? जल्दी आऊँगी मैं। मायूस हो गई। दीदी भी मेरी भावनाओं को समझ नहीं रही थी। सारी औपचारिकताएं पूरी कर मैं प्लेन में जा बैठी। बादलों के ऊपर उड़ना सदा से मुझ में रोमांच पैदा करता रहता, किंतु आज उदास भाव से बस मैं उन्हें ताक रही थी। रात हो गई थी। मुझे घर पहुंचने में 10 दिनों बाद घर लौटी थी। बताने को बहुत कुछ था मम्मी पापा को, किंतु कुछ भी कहने सुनने की इच्छा नहीं थी। इसीलिए नींद का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। थकान के बावजूद मैं सो नहीं पा रही थी। स्मृतियों के भंवर में उठती लहरों के थपेड़े मुझे विगत दिनों में घसीट रहे थे। जॉब लगते ही रात दिन उठते बैठते मम्मी का मेरा विवाह का जिक्र करते रहना मुझ में खिज पैदा करता था। अभी तो जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का वक्त आया था। उस शाम ऑफिस से लौटते ही चाय का कप हाथ में देकर मम्मी बोली थी, अन्नू मीनू ने तुम्हारे लिए एक लड़के का प्रस्ताव भेजा है। ओ मम्मी प्लीज़, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और अरेंज मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं। एक अनजान व्यक्ति के साथ जिंदगी व्यतीत करने का फैसला लोग कैसे ले लेते हैं, मेरी समझ से परे है। इसका मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है? बताओ तो मैं पापा से बात करूं। मैंने ऐसा कब कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई है? मम्मी, मैं नीति पे विश्वास रखती हूँ। इतनी बड़ी दुनिया में नीति ने मेरे लिए कोई तो बनाया ही होगा, और देखना कुछ तो ऐसे संयोग बनेंगे कि वह स्वयं चलकर मेरे पास आएगा। तो क्या यही वह संयोग था जो मेरा भविष्य तय करने वाला था? मुंबई में दीदी के मकान का मुहूर्त होना, मम्मी पापा की जाने में असमर्थता, सो मेरा मुंबई पहुंचना, क्या यह सब नियति द्वारा पूर्व निर्धारित था? क्या राहुल ही वह इंसान था जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी? आज सोच रही हूँ, काश मेरी चेतना इतनी जागृत होती कि मुझसे कोई भूल न हुई होती। एयरपोर्ट पहुँचते ही दीदी का फ़ोन आया था। उन्होंने अपने देवर को मुझे रिसीव करने भेजा था। मैं तो उसे पहचानती तक नहीं थी, क्योंकि दीदी की शादी के समय वह लंदन में था। मैं असमंजस में थी। तभी एक स्मार्ट सा युवक करीब आकर बोला, एक्सक्यूज़ मी, आप ही अनु हैं? जी हाँ, मैंने उसे गौर से देखा। मैं डॉक्टर राहुल, आपकी मीनू दीदी का फेवरेट देवर। भाभी ने आपको लाने भेजा है। वह मुस्कुराया और मेरे हाथ से अटैची लेकर चलने के लिए मुड़ा, किंतु मैं वहीं ठिठकी खड़ी रह गई। मेरी हिचकिचाहट भाप और बोला, आपको शायद मेरे साथ चलने में डर लग रहा है। जी कतई नहीं, मैंने बोल्ड बनने का प्रयास किया। कार में बैठते हुए धीरे से पूछा, यहाँ से घर कितनी दूर है? अगर साथी अच्छा हो तो बस चंद मिनटों का फासला, वरना मीलों दूर। राहुल मुस्कुरा रहा था। मैं चाहकर भी नहीं पूछ पाई कि आज का यह फासला कुछ मिनटों का था या मीलों दूर का।
मुझे खामोश देख राहुल हंस पड़ा था। मैडम डरिए नहीं, मैं राहुल ही हूँ। आपको भगा ले जाने का मेरा कोई इरादा नहीं। यूं भी भगाने के लिए लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप स्वयं को खूबसूरत नहीं समझती होंगी। अपमान से मेरा मुंह लाल हो गया था। कार घर के आगे रुकी। दीदी जीजू बाहर ही खड़े थे। स्नेह से मुझे गले लगाते हुए दीदी राहुल से बोली, मेरी बहन से मिल लिया न राहुल? मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है, इनके बारे में तो कुछ न पूछो भाभी। कहकर राहुल वहां से हट गया। मुझे क्रोधित देख दीदी हंस पड़ी। इसकी बातों पर ध्यान मत देना अनु, सबको छेड़ने में इसे मजा आता है, हमारे घर की रौनक है। यह दीदी की आंखों में उसके लिए स्नेह देख मैं और भी चिढ़ गई थी। अगली सुबह हवन था। तैयार होकर मैं कमरे से निकली। जैसे ही राहुल की नज़र मुझ पर पड़ी, वह मंत्रमुग्ध सा मुझे निहारता रहा, किंतु उसे नज़रअंदाज कर मैं हवन में जा बैठी। हवन की समाप्ति पर लॉन में बैठी मैं कॉफ़ी पी रही थी। तभी वह समीप आकर बोला, अरे आप कॉफ़ी पी रही हैं? गर्म दिमाग वालों के लिए आइसक्रीम की व्यवस्था है। उफ, क्या समझता है यह इंसान स्वयं को? जाने से पहले इसकी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। मैंने कॉफ़ी का मग वहीं पटक दिया। आप तो बुरा मान गई, मैं मजाक कर रहा था। कुछ भी बोले बिना मैं वहां से हट गई। शाम की पार्टी के लिए मुझे कुछ आवश्यक शॉपिंग करनी थी। दीदी बोली, राहुल तुम अन्नू को अपने साथ मार्केट ले जाओ। अभी लीजिए भाभी। वह कार की चाबी लेने अंदर गया। मैं असमंजस में पड़ गई। उसके साथ जाने का मेरा कतई मूड नहीं था। तभी मुझे जीजू के फ्रेंड विकास भाई दिखाई दिए। वह दीदी की शादी में भी आए थे। मैं उनके साथ मार्केट चली गई। 2 घंटे बाद वापस लौटी तो राहुल को लॉन में तनावग्रस्त टहलते पाया। मुझे देख चिढ़े स्वर में बोला, आपको गैरों के साथ जाने में तनिक भी संकोच नहीं? दीदी और जीजू के अलावा मेरे लिए यहाँ सभी गैर हैं। किसी के साथ तो जाना ही था। ऐसा मत कहो अन्नू, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही मजाक कर बैठा। प्लीज़ नाराज़ मत हो। नाराज़ अपनों से हुआ जाता है, परायों से नहीं। मैं अंदर जाने लगी तो राहुल ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा। प्लीज़ अन्नू, मुझे इतना पराया मत समझो। क्या भाभी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बताने लायक है भी क्या? उसका हाथ झटक में अंदर चली आई। कमरे में दीदी ने मुझे आड़े हाथों लिया। अन्नू, मुझे तुमसे ऐसी नासमझी की उम्मीद नहीं थी। तो विकास के साथ क्यों गई? कितना बुरा लग रहा था राहुल को। दीदी, उसे अच्छा लगे या बुरा मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं उसकी परवाह क्यों करूं? ऐसा मत कह अन्नू, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, इतना बड़ा डॉक्टर है, फिर भी कितना डाउन टू अर्थ। प्लीज़ दीदी, मुझसे उसकी वकालत मत करो। क्रोध में दंदनाती में बाहर आई। एकाएक मेरे पाँव जड़ हो गए। अचंभित सी रह गई थी मैं। उसे वहाँ खड़े देख वह यहाँ कब आ गया था? मेरी नज़र उससे टकराई। उसकी आंखों में सिमट आए दर्द ने मुझे बता दिया था कि वह सब कुछ सुन चुका था। इसके बाद वह रुका ही नहीं और वहाँ से चला गया। उसके दिल को चोट पहुंचाकर मुझे प्रसन्न होना चाहिए था, किंतु ऐसा हुआ नहीं। मन पर एक बोझ था महसूस होने लगा, क्योंकि उदास हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी। बेमन से मैं तैयार होकर बाहर आई। सभी मेहमान आ चुके थे। दीदी और जीजू के साथ खड़ा वह सबका वेलकम कर रहा था। मेरी नज़रें बार बार उसी की ओर उठ रही थी। उसके नज़दीक जाने का मैंने प्रयास किया, किंतु वह मुझसे अनजान बना रहा। पार्टी समाप्त हो गई। एक एक करके सभी मेहमान जाने लगे। अब तक हल्की बूंदाबूंदी शुरू हो गई थी। जानबूझकर ही मैं लॉन में खड़ी भीगती रही, इस आस में कि शायद राहुल मुझे अंदर आने के लिए कहे, किंतु उसने स्वयं नहाकर जीजू को मुझे अंदर लिवा लाने भेज दिया। अब मुझे बेहद पछतावा हो रहा था। उसके छोटे छोटे हंसी मजाक मुझे चोट पहुंचाने के लिए तो नहीं थे, फिर क्यों मैंने उसका दिल दुखाया? सुबह तक मुझे बुखार हो गया था। दीदी चिंतित थी। पहली बार मेरे पास आई हैं और बीमार पड़ गई। क्या जरूरत थी बारिश में भीगने की? बस दीदी यूं ही मन कर रहा था। तू भी ना अन्नू, अभी बच्ची ही है, कुछ भी नहीं समझती। गर्म दूध और मेडिसिन देकर वह किचन में चली गई। मैंने दूध पी लिया और मेडिसिन चुपचाप फेंक दी। बीमारी की वजह से ही सही, उसे मेरे पास आना तो पड़ेगा। रात तक बुखार काफ़ी तेज हो गया। अर्धमूर्छित अवस्था में रात कैसे कटी मुझे कुछ नहीं पता।
सुबह 8 बजे सोकर उठी तो दीदी चिंतित मुद्रा में पास बैठा पाया। अब कैसी है अनु? ठीक हूँ दीदी। जानती है कल सारी रात राहुल 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। तेरे पास बैठा माथे पर गीली पट्टियां रखता रहा। मन को कुछ राहत मिली। चलो मेरी फिक्र तो हुई। उसे थैंक्स बोलने के बहाने से क्या उसे अपने कमरे में बुलाऊं? हाँ यह ठीक रहेगा। दीदी आप उसे यहाँ बुला दो ना। वह सुबह 7 बजे ही हॉस्पिटल चला गया। मेरा मन रोने को हो गया। मेरी तबीयत की वजह से जीजू ने मेरी फ्लाइट कैंसिल करवा दी। मैंने भी इनकार नहीं किया। हो सकता है अपनी भूल को सुधारने का मौका मिल जाए, किंतु राहुल ने वह मौका मुझे नहीं दिया। सुबह 6 बजे हॉस्पिटल के लिए निकलता और देर रात घर लौटता। क्यों इंसान सहज की प्राप्त हुए सुख की कद्र नहीं करता? अब उसकी एक शरारत भरी मुस्कान के लिए मैं तरस रही थी। 10 दिन बाद निराश के गर्त में डूबी मैं वापस लौट आई। रात भर में सिसकती रही, पछताती रही। अपनी नादानी पर जाने ही मेरा मन राहुल से बंध गया था। शिद्दत से चाहने लगी थी मैं उसे, किंतु वह मुझसे दूर हो गया था। आखिर क्यों? भूल गई मैं कि हास परिहास तो जीवन का हिस्सा है, जिंदा दिली की निशानी है। उसी से जीवन में इंद्रधनुषी रंग बिखरते हैं। इस सृष्टि में सिर्फ इंसान को ही ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। फिर क्यों नहीं उसकी छोटी छोटी शरारतों पर मैं मुस्कुराना ना सके? कहाँ चला गया था मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर? सुबह कमरे में बाहर आई तो सुना मम्मी पापा से कह रही थी, सोचा था दोनों बहनें प्यार से एक ही घर में रहेंगी। इतना अच्छा लड़का, इतना बढ़िया घर परिवार मिलेगा कहीं, परंतु नहीं। महारानी के सिर पर तो लव मैरिज का भूत सवार है। यह सब आपके सिर चढ़ाने का नतीजा है। पापा खामोश रहे। मेरी रुलाई फूटने को हुई। हल्के फुल्के ढंग से कहीं गई मेरी बात का ऐसा बतंगड़ बन गया जाएगा नहीं जानती थी। मेरी उद्विग्नता दिनों दिन बढ़ती ही रही थी। हर पल राहुल का ख्याल मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहता। दिन में कितनी बार दीदी को फ़ोन करती, आखिर कभी तो वह राहुल का जिक्र करेगी, किंतु उनकी दुनिया जहान की बातों के बीच एक बार भी उसका नाम नहीं आया। एक दिन मम्मी ने मुस्कुराते हुए न्यूज़ दी, कल शाम मीनू, रजत और राहुल आ रहे हैं। मैं हुलस उठी। आंखों में उम्मीद थी कि एक लौ सी प्रज्वलित हुई। कोई खास बात है क्या मम्मी? राहुल शिकागो जा रहा है। मुझे सारा घर घूमता सा लगा। निराश के घने कोहरे ने मन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उम्मीद की लौ आधी के थपेड़े से बुझ गई। आजीवन अपनी भूल पर पछताना ही अब मेरी नियति थी। अगले दिन ऑफिस में मन नहीं लगा। सारा दिन घड़ी पर नजर रही और जब 6 बज गए तब लगने लगा मानो शरीर की समस्त शक्तियाँ चूक गई हूँ। कैसे जाता देख पाऊंगी मैं राहुल को अपने से दूर हमेशा के लिए। थकी मांदी मैं घर पहुंची तो घर में हंसी के ठटाके गुज रहे थे। जीजू मम्मी पापा के साथ लॉन में बैठ चाय पी रहे थे और कमरे में दीदी राहुल के साथ गप्पे में मशगूल थी। सभी मुझे देख मुस्कुराए और स्वयं में व्यस्त हो गए। इस उपेक्षा ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं। क्षोभ और पीड़ा अब असहनीय थी। भावनाओं की एक प्रचंड लहर ने मुझे दीदी और राहुल के समक्ष ला खड़ा किया। मैं भी फर पड़ी। दीदी, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, अपनी हर बात आपसे शेयर करती हूँ, और आपने मुझे बताना भी आवश्यक नहीं समझा कि राहुल शिकागो जा रहा है। किंतु अनु, राहुल जा रहा है, इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? ओ दीदी, आप जानती हो कि मुझे फर्क पड़ता है। व्यर्थी, और तुम आखिर समझते क्या हो अपने आप को? बहुत बड़े डॉक्टर हो तो किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करोगे। जब इच्छा हुई हंसी मजाक किया और जब चाहा विमुखता दिखा दी। मेरा स्वर भीग उठा। अन्नू, हम सभी को तेरी पीड़ा का अंदाजा था, मगर मेरी बहन राहुल ने तुझे नज़रअंदाज किया, तभी तो तू अपने मन को, अपनी भावनाओं को समझ सकी, अपने प्यार को पहचान सकी। स्नेह से मेरे गालों को थपथपाकर वह बाहर चली गई। कमरे में सिर्फ मैं और राहुल रह गए। आंखों में समी प्यार का सागर समेटे वह एकटक मुझे निहार रहा था। एकाएक वह मेरे करीब चला आया। मेरा हाथ थामकर बोला, आई एम सॉरी अन्नू, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, किंतु देखो ना, कुछ दिनों की पीड़ा ने तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर दी। तुम्हारी प्रेम विवाह की इच्छा थी ना, अब तो तुम मुझसे प्रेम करती हो। मेरे गाल आरक्त हो उठे। किंतु तुम शिकागो सिर्फ 1 माह के लिए, उस दिन तुमसे कहा था ना, भगाने के लिए। लड़की का खूबसूरत होना जरूरी है। आज तुम्हें भगा ले जाने का मन कर रहा है। मेरे प्रणय की परिधि में कैद होकर तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो।
राहुल की गर्म सांसों की आंच मेरी रूह को पिघला रही थी। मैंने उसके सीने में अपना सिर छिपा लिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।